दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में जब भी हम सुनते हैं कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने किसी सर्टेन स्टॉक में बाई किया है, तो हमें भी ये लगता है कि हमें भी बाई करना चाहिए। क्या हमें एक्चुअल में बाई करना चाहिए? बड़े इन्वेस्टर्स सर्टेन कंपनियों को क्यों प्रेफर करते हैं एंड हम रिटेल इन्वेस्टर्स उनसे क्या सीख सकते हैं? बात करेंगे सर्टेन स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ, वैसे स्टॉक्स जिनमें कि बड़े इन्वेस्टर्स ने बाई कर रखा है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो जब भी हम किसी बड़े इन्वेस्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी हुआ करते थे, या राधा कृष्ण दमानी जी हैं, या विजय केडिया जी हैं। इन इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी क्या होती है? ये किसी सर्टेन स्टॉक में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें ये समझने की जरूरत होती है। ना कि बस उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है डज नॉट मीन कि वो पोटेंशियली मल्टीबैगर या पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही है। ठीक है, सो आगे कंपनियों के बारे में डिस्कशन करने से पहले अगले 50 सेकंड में ये इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपसे शेयर करता हूं, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। राधा कृष्ण दमानी जी नेटवर्थ यहाँ पे करीब करीब 1,70,000 करोड़ के आसपास है। राकेश झुनझुनवाला जी यहाँ पे देखें तो एसोसिएट्स जो राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स जो है 63,000 करोड़ के आसपास है। मुकुल अग्रवाल जी यहाँ पे 6,800 करोड़, आकाश भंसाली जी 6,300 करोड़, नेमिश शाह जी यहाँ पे 3,000 करोड़। तो ये बेसिकली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ के हिसाब से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनमें इन्होंने रिसेंटली स्टेक एक्वायर किया होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो पब्लिकली डाटा अवेलेबल है उससे एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, वहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स ने रिसेंटली किन स्टॉक्स में बाइंग की है, किन स्टॉक्स में यहाँ पे सेलिंग की है। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन कंपनियों के हम एग्जांपल लेंगे रिसेंटली जिनमें बड़े इन्वेस्टर्स ने बाइंग की है, और उसके पीछे की हम थॉट प्रोसेस, उसके पीछे की हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहली कंपनी है टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड। अब इनके नाम में ही आ रहा है कि ये बिजनेस करती क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स खासतौर पर फोकस करते हैं वो होता है बिजनेस, कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या है। ये तो हम आपको बताते रहे पहले से। आगे आपको समझ में आएगा कि वो किस थॉट प्रोसेस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासतौर पे ऐसी कंपनियों में जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, ये इनके क्लाइंट्स कितने हैं, क्लाइंट्स के साथ रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, इनका एबिटा मार्जिन क्या है, ऑपरेशंस इनके क्या है, इसके साथ ही साथ ओईएम पार्टनरशिप्स इनकी कैसी रह रही है, इन सब का इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने ओवरऑल प्रेजेंटेशन में दे रखा है। और यहां पर अगर हम देखें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहते हैं इनका, तो प्रमोटर्स देखिए, आप देख सकते हैं प्रमोटर्स यहाँ पे, ये सितंबर 2025 का डाटा है, प्रमोटर्स 63% के आसपास है। यहाँ पे एफआईआईज 1.57%, डीआईआईज 8.58% और पब्लिक इन्वेस्टमेंट करीब करीब 26.62% के आसपास है। अब इंपॉर्टेंट डाटा देखिए, मात्र 620 इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में, केवल 620 इन्वेस्टर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है इस कंपनी की, आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होने के साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होने का मतलब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होना। तो हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स हम इन्वेस्टमेंट करने जाएं इनमें तो हमें ना मिले, लेकिन क्या साइकोलॉजी होती है, क्या थॉट प्रोसेस होता है बड़े इन्वेस्टर्स का ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का जिनमें की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम होती है और साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी वहां पे कम होते हैं। इनको मालूम होता है कि लिक्विडिटी तो कम है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है। तो बेसिकली इनका थॉट प्रोसेस सिंपल होता है। इनका थॉट प्रोसेस होता है कि ये स्मॉल इन साइज बिग इन पोटेंशियल वाली कंपनियों को पकड़ते हैं, यानी कि देखने में तो इनिशियली छोटी होती है
छोटे साइज की कंपनियां होती है, लेकिन उनका बिजनेस सेगमेंट इन्होंने थॉरोली स्टडी किया होता है और इनको पता होता है कि उस बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ का स्कोप है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है करीब करीब 26.64% के आसपास जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे विजय लाल केडिया जी हैं जो इन्होंने करीब करीब 5.26% के आसपास स्टेक एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें टीएसी इन्फो लिमिटेड के बारे में, ये दूसरी कंपनी है टीएसी इन्फो लिमिटेड, टोटल इनकम मात्र 13 करोड़ के आसपास है, हाफ ईयरली का डाटा है। यहां पे आप ध्यान दीजिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 6 करोड़, एबिटा 52.5% और यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 49.6% के आसपास से ग्रोथ हुई दिखाई दे रही है। अब देखने में लगेगा केवल 13 करोड़ का यहाँ पे इनकम है, केवल 6.5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, बट जो भी इनकम हो रही है उसमें से 50% के आसपास प्रॉफिट है। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है जानना कि ये इनका बिजनेस सेगमेंट क्या है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनी है। आप देखिए, प्रोवाइडिंग रिस्क बेस्ड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड असेसमेंट सॉल्यूशंस, तो इनका भी मोर ओवर बिजनेस पहली कंपनी जो हमने डिस्कस किया था उसके आसपास ही है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनका ऑपरेटिंग इनकम है वो 137% के आसपास से ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहा है। ईबिटा यहाँ पे 178%, ईबिटा मार्जिन करीब करीब 52%, हाफ ईयरली का डाटा यहाँ पे 63% है और प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो 135% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी का बिजनेस तो स्टडी करते ही करते हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट का स्टडी तो करते ही है, वो स्टडी करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को और बिजनेस के आउटपुट को, यानी कि रेवेन्यूज क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर इस पर्टिकुलर कंपनी में प्रमोटर्स आप देखिए तो 56% के आसपास है, यहां पर एफआईआईज नहीं है, डीआईएज नहीं है, हालांकि 42-43% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, करीब करीब 4377 के आसपास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें अंडर पब्लिक सेगमेंट, तो पब्लिक में विजय लाल केडिया जी जो है यहाँ पे करीब करीब 9.58% के आसपास का स्टेक रखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब 9.58% का स्टेक का मतलब है हर 100 शेयर्स में 9.5 शेयर्स इनके पास है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्रताप स्नैक्स के बारे में। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, देखिए इसका जो सेल्स था 2014 में, सेल्स 2014 में करीब करीब 446 करोड़ रुपए के आसपास था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे करीब 5 करोड़ के आसपास था। तो हम क्या कहते हैं, सेल्स ग्रो होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होनी चाहिए, राइट। सेल्स 2017 में 894 करोड़ का हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ का हो गया, 2025 आते आते 1700 करोड़ का यहाँ पे सेल्स दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी हो चुकी है। अब ये लॉस दिख रहा है डाटा, लेकिन पिछले तो 3-4 सालों का डाटा देखिए तो कभी 76 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 20 करोड़ का, कभी 38 करोड़ का। तो जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि ये लॉस क्यों आया, ये 59 करोड़ का लॉस क्यों आया, इसके पीछे का जेन्युइन रीजन स्टडी करते हैं और उनको जो समझ में आता है बेस्ड ऑन दैट वो इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसके बावजूद वो रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं भूलते हैं। तो आगे आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो प्रताप स्नैक्स जो है इनके प्रोडक्ट्स क्या है आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि और लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो बाकी लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं उनको ये समझ में आता है कि हाँ आपने वीडियोस देखी हैं, तो वीडियोस में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बातें डिस्कस हुई है, ताकि उनको भी रेफरेंस मिल सके और वो भी वो पॉइंट्स देख सके और सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योर कैपिटल जो हुआ करती थी, अब ये डिफरेंट नाम से है ये पर्टिकुलर कंपनी, इन्होंने क्या किया 47% के आसपास स्टेक एक्वायर किया और साथ ही साथ हमारे जो मधुसूदन केला जी हैं जो कि एक बड़े इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं ऑब्वियसली, इन्होंने भी स्टेक एक्वायर किया इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो मधुसूदन केला जी का अगर हम ध्यान दें तो जून 2025 में इनका जो नेटवर्थ था करीब करीब 4072 करोड़ का था, करंटली ये कम होकर 2600 करोड़ का हो गया। तो क्या इनको लॉस हुआ पोर्टफोलियो में? देखिए यहाँ पे दो कारण होते हैं, हो सकता है इन्होंने कुछ शेयर्स सेल किए हो, कैश इन्होंने रखा हो, या हो सकता है कि ऑब्वियसली कोई कंपनी जो हो बड़े लॉस में चली गई हो जिसकी वजह से प्राइसेस गिरे हो, इनका भी नेटवर्थ गिर गया हो, दो बातें हो सकती, राइट। अब यहाँ पे फिलहाल उस डिस्कशन में हम नहीं जा रहे हैं, बट प्रताप स्नैक्स आप देखिए तो इनकी नई होल्डिंग है, सितंबर 2025 में इन्होंने एक्वायर किया और इसमें मात्र 129 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे मात्र 129 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इनका जो टोटल नेटवर्थ है हमने कितना देखा
नेट वर्थ हमने यहाँ पे देखा करीब करीब 2659 करोड़। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं और देखते हैं कि 2629 करोड़ का नेटवर्थ है, जिसमें से मात्र 125 करोड़ मान लेते हैं, एक रफ नंबर, जो कि इन्होंने प्रताप स्नैक्स में इन्वेस्टमेंट किया। और ये देखते हैं कि 2629 करोड़ का ये कितना है। तो ये करीब करीब 5% के आसपास का है स्टेक, जो ओवरऑल इनका नेटवर्थ है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे। यहाँ पे पब्लिक डाटा जो अवेलेबल रहता है 1% से ज़्यादा का होल्डिंग, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो इन्होंने हर 100 रुपए जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें से 4-5 रुपए ही प्रताप स्नैक्स में इन्वेस्टमेंट किया। ये तो हो गई मधुसूदन केला जी की बात। अब प्रताप स्नैक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से ज़्यादा है, बहुत छोटी कंपनी नहीं है। तो इन्होंने वो सोचकर यहाँ पे करीब 4-5% अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का एज पर दिस डाटा इन्वेस्टमेंट कर दिया। आगे आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी भी कंपनियां जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बड़े इन्वेस्टर्स का कम होता है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्मिक CRF, ये पर्टिकुलर कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, जो रेलवे कंपोनेंट्स हैं वैगन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे रेलवे, ऑटोमोटिव, ये सब दिखाई दे रहा है, राइट। अब रेलवे में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आगे क्या स्कोप है ग्रोथ का, ये सब बातें इन्होंने स्टडी की होंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग आप देखिए तो थोड़ी सी कम हुई है, 54% हुआ है सितंबर 2025 में। 10% यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, जो कि बढ़े हैं सितंबर 2024 के बाद। 34% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। केवल और केवल 3500 के आसपास यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है इस पर्टिकुलर कंपनी में। सो इसमें आशीष कचोलिया जी ने करीब करीब 3.37% का स्टेक एक्वायर किया। अब ये डार्स बिजनेस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, इन्होंने करीब 5.82% एक्वायर किया, बट ये 3.37% आशीष कचोलिया जी का है। सो आशीष कचोलिया जी की नेटवर्थ देखें तो 2500 करोड़ के आसपास है एज ऑन दिसंबर 2025, जिसमें कि कॉस्मिक CRF मात्र 97 करोड़ के आसपास है। तो किसी के पास अगर 2500 करोड़ है तो उसमें से 97 करोड़ वो किसी सर्टेन कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके पीछे की सिंपल सी साइकोलॉजी है, बिजनेस फंडामेंटल समझने के साथ ही साथ उसे रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट के बारे में मालूम रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, खासतौर पे बड़े इन्वेस्टर्स की जो बाइंग्स है उससे। ध्यान रखिए, बिग इन्वेस्टर्स आर नॉट ऑलवेज राइट, बट उनका जो प्रोसेस है, प्रोसेस को स्टडी करना हमारे लिए वर्थ इट हो सकता है। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो में आएंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।